हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज अरिहंत बुक एनसीईआरटी नोट्स के सीरीज में भारतीय इतिहास की ये क्लास है। इस वीडियो में इतिहास का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ये अरिहंत का बुक है, एनसीईआरटी नोट्स है, जो क्लास 6 से लेकर के 12th तक ओल्ड और न्यू दोनों ही बुक्स का मेन पॉइंट्स जो हैं इसमें ऐड किए गए हैं, नोट्स बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छी नोट्स हैं जो सिविल सर्वेंट के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए यह एक रामबाण की तरह होता है। यदि आप इस एक फाउंडेशन आधार बेस कहें या न्यू कहें तो यह तैयार करता है। यदि आप इस बुक को एनसीईआरटी को आप पढ़ रहे हो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप एडवांस बुक पढ़ते हो तो ईजिली आप उसे समझ पाओगे, आसानी से पढ़ पाओगे, अच्छे समझ में आती है। यह बुक अवश्य पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छी बुक होती है। तो ये एनसीईआरटी का हिस्ट्री है, चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले सेकेंड एडिशन का ये बुक है। इसमें फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम का कवरेज किया गया है। बहुत ही अच्छी बुक है, तो इसे पढ़ें, सुनें। अब पहले विषय सूची को देख लेते हैं कि इस बुक्स में कौन कौन से चैप्टर को ऐड किया गया है, कौन कौन से चैप्टर्स दिए हुए हैं, कितने नंबर पे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट अध्याय में ऐतिहासिक स्रोत का दिया गया है। सेकंड में प्रागैतिहासिक संस्कृतियां हैं। थर्ड में सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। चैप्टर 4 वैदिक संस्कृति से रिलेटेड है, वैदिक संस्कृति दिया गया है। चैप्टर 5 में धार्मिक आंदोलन है। वहीं चैप्टर 6 की बात करें तो चैप्टर 6 में महाजनपद काल के बारे में है। 7 में मौर्य काल, 8 में मौर्योत्तर काल, 9 में गुप्त काल, अध्याय 10 में गुप्तोत्तर काल के बारे में है। अध्याय 11 की बात करें तो दक्षिण भारत का इतिहास है। 12 में भारत पर, अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि ये तो उधर जो था ये प्राचीन भारत के इतिहास का था। अब मध्यकालीन इतिहास के बारे में यहाँ से आगे अध्याय 12 से स्टार्ट हो रहा है। भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण के बारे में है। अध्याय 13 दिल्ली सल्तनत, 14 में है दिल्ली सल्तनत, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं कला, इन सभी के बारे में बताए गए हैं। अध्याय 15 में विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बारे में है। अध्याय 16 की बात करें तो इसमें प्रांतीय राज्यों का उदय के बारे में है, किन किन राज्यों का उदय हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगी। अध्याय 17 में भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के बारे में मिलेगा पढ़ने को। अध्याय 18 में मुगल साम्राज्य के बारे में। अध्याय 19 में मुगलकालीन प्रशासन, समाज, आर्थिक एवं कला के बारे में है। वहीं अध्याय 20 में मराठा राज्य एवं संघ के बारे में है। अब यहाँ से मध्यकालीन भारत समाप्त होता है और आधुनिक इतिहास स्टार्ट होती है। तो अध्याय 21 में उत्तर मुगल जो 18वीं सदी है, इन सब के बारे में मिलेगा। अध्याय 22 में भारत एवं यूरोपीय शक्ति का आगमन कैसे हुआ, किन किन का आगमन हुआ, इन सब के बारे में मिलेगा। अध्याय 23 में प्रांतीय स्वायत्त राजवंश के बारे में है। अध्याय 24 में ब्रिटिश काल के प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियों के बारे में दिया गया है। अध्याय 25 में जनजातीय, किसान और मजदूर आंदोलन के बारे में पढ़ने को मिलेंगे। अध्याय 26 में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में है। वहीं अध्याय 27 की बात करें तो इसमें भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में मिलेगी पढ़ने को। अध्याय 28 में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, तो इसके बारे में मिलेगा पढ़ने को। अध्याय 29 में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो प्रथम चरण था 1885 से 1915 तक के, इन सब के बारे में मिलेगा पढ़ने के लिए। अध्याय 30 में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण जो हुआ है 1915 से 1935 तक चली थी, इन सब के बारे में मिलेगा पढ़ने के लिए। अध्याय 31 में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तृतीय चरण 1935 से 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिल जाती है, तो यहाँ तक के सारे जो मेन पॉइंट्स हैं इन सबको पढ़ने के लिए मिलेंगे इस चैप्टर में। अध्याय 32 में गवर्नर जनरल
एवं वायसराय के बारे में है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत 33 में है। 34 में चित्रकला के बारे में है। 35 मूर्तिकला। 36 में स्थापत्य एवं वास्तुकला के बारे में है। अध्याय 37 में संगीत एवं नृत्य के बारे में है। अध्याय 38 में भाषा, साहित्य एवं दर्शन और फिर परिशिष्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जो ऐसे ये NCERT का सीरीज़ है, सिविल सर्विस चाहे वो UPSC हो या स्टेट PCS हो, सभी के लिए यूज़फुल है। बट मैं ये आप कहना चाहूँगी कि यदि आप टारगेट कर रहे हो BPSC का जो 70th BPSC 17वीं BPSC के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि कहा जा रहा है 30 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। यदि उस एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हो तो मैंने ये कहा था कि 3 मंथ का टारगेट लेकर के मैं चल रही हूँ उन लोगों के लिए। जैसे कि जुलाई मंथ के लिए मैंने टारगेट किया था कि जो NCERT के बुक्स हैं और लुसेंट्स का है, वन लाइनर और MCQ दोनों ही कंप्लीट किए जाएंगे। और जुलाई में ये कंप्लीट किए जाएंगे और अगस्त से टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी। और एडवांस बुक्स जो पढ़ना है, स्पेक्ट्रम, M लक्ष्मीकांत, माजिद हुसैन, इन सारे बुक्स जो एडवांस हैं उनको पढ़ेंगे और इसका रिवीजन भी करेंगे। तो 2 मंथ जो है अगस्त और सितंबर डेली 1 टेस्ट सीरीज चलेंगे। तो इस चैनल के साथ बने रहें और इस सीरीज को देखते रहें। यह सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है। इसलिए अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो को, इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि इस पर अच्छी जो यूजफुल है उन वीडियो को मैं ला सकूं। तो अब स्टार्ट करते हैं, ना समय गंवाते हुए ज़्यादा। ऐतिहासिक स्रोत, जो कि इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, इतिहास चलो सॉरी। अतीत को जानने की प्रवृत्ति मनुष्य में प्राचीन काल से ही रही थी। इतिहास इसी रूप में सृजित हुआ। इतिहास के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। इतिहास के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्रोत, हिस्टोरिक सोर्सेज कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं? किन से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में महत्वपूर्ण विविधताएं पाई जाती है। इन स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है पुरातात्विक स्रोत, सेकंड साहित्यिक स्रोत और थर्ड में है विदेशी यात्रियों के विवरण। इनसे हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पुरातात्विक स्रोत, फर्स्ट है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम एवं विश्वसनीय साधन माना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि सम्मिलित हैं। इन सबको पुरातात्विक स्रोत के अंडर में रखा जाता है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन निम्न है। देखिए, ऐसी वस्तुओं को जो अध्ययन, ऐसी वस्तुओं को तो हम पुरातात्विक स्रोत कहेंगे, बट इसका जो अध्ययन करता है उसे क्या कहेंगे? पुरातत्वविद कहेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट कहेंगे। भौतिक अवशेष इसे पुरातात्विक स्रोतों के रूप में महत्वपूर्ण, जो भौतिक अवशेष होता है उसे पुरातात्विक स्रोतों के महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी वस्तुओं के अध्ययन से जुड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद
कहा जाता है। इसके अंतर्गत ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, मानवों तथा पशुओं के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। ये भौतिक अवशेष संपूर्ण भारत में टीलों के रूप में पाए गए हैं। इनका उत्खनन कर पुरातत्वविद हथियारों, बर्तनों, आभूषणों आदि के बारे में अनुसंधान करते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों आदि की हड्डियों का भी अध्ययन करते हैं, जो इनकी अतीत की जीवन शैली को समझने में सहायक होते हैं। उत्खनन से प्राप्त शिल्पकला, मूर्तिकला, मृद्भांड आदि से प्राचीन काल के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ग्रामीण शहरी जीवन शैली पर प्रकाश पड़ता है। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत ही कम मिले हैं। संभवतः ये लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों के बने होते थे, जो जलवायु के परिवर्तन के कारण नष्ट हो गए। देखिए, महल, बाजार, आम घर जो है बहुत कम ही मिले हैं। संभवतः ये लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों के बने होते थे, जो कि जलवायु के परिवर्तन के कारण नष्ट हो गए, विलीन हो गए, नहीं मिले। पुरातात्विक अवशेषों के अंतर्गत शिल्पों के नमूने मिले हैं। इन शिल्पों में मिट्टी के बने टेराकोटा, मृत्तिका पात्र, आभूषण आदि शामिल हैं। यद्यपि कपड़ों का भी उत्पादन होता था। वाराणसी तथा मदुरै मुख्य उत्पादन केंद्र थे, किंतु इनके अवशेष मौसमी परिवर्तन के कारण नष्ट हो गए होंगे। पुरातात्विक वस्तुएं आंतरिक तथा बाह्य व्यापार के बारे में भी जानकारी प्रदान करती हैं। पुरातात्विक वस्तुएं जो है आंतरिक तथा बाह्य व्यापार के बारे में भी जानकारी प्रदान करती हैं। अरिकामेडु, पुदुचेरी 2200 से 1900 ईसा पूर्व एक पतन था, जहां ईंटों का ढांचा मिला, जो संभवतः गोदाम रहा होगा। अरिकामेडु जो है, पुदुचेरी भी कहते हैं उसको, तो 2200 से 1900 ईसा पूर्व तक एक पतन था, जहां ईंटों का ढांचा मिला और इसे कहा जाता है कि ये शायद ही गोदाम रहा होगा। अरिकामेडु में भूमध्य सागरीय एम्फोरा पात्र मिले हैं। अरिकामेडु में भूमध्य सागरीय एम्फोरा पात्र मिले हैं, जिनमें शराब या तरल द्रव रखे जाते होंगे, ऐसी संभावनाएं जताई जाती है। यहीं से एरेटाइन मुहर युक्त लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। देखिए, शराब या तरल द्रव के ऐसे संभावना किया जाता है। यहाँ से एम्फोरा पात्र मिले हैं और यहीं से एरेटाइन मुहरयुक्त लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। अरिकामेडु से रोमन शिल्प के लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न, कपड़ा रंगाई के छोटे कुंड आदि के पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अरिकामेडु से क्या क्या मिले हैं? रोमन शिल्प के लैंप मिले हैं, शीशे के बर्तन, रत्न, कपड़ा रंगाई के छोटे कुंड आदि के ये सारे मिले हैं पुरातात्विक साक्ष्य। देखिए, प्रमुख पुरातात्विक स्थल तथा उनकी खोज, ये कहाँ कहाँ से हुआ इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो देखते हैं स्थल और खोज। नर्मदा घाटी से क्या खोज हुआ है? तो प्रारंभिक शिकार तथा खनाबदोश समुदाय। नर्मदा घाटी से क्या है? प्रारंभिक शिकार तथा खनाबदोश समुदाय। वहीं यदि विंध्य का उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से चावल का भारत में प्रारंभिक क्षेत्र के बारे में खोज की गई है। मगध की बात करें तो यहाँ पे भारत का प्रारंभिक साम्राज्य था। उत्तर पश्चिम में प्रारंभिक फसलें जैसे गेहूँ और जौ का। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों में लगभग 8000 वर्ष पहले उत्पादन का खोज हुआ है। गारो हिल्स में भारत में प्रारंभिक कृषि होने का खोज हुआ है। गंगा घाटी में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। इसे पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है। सिक्के देखिए, सिक्कों क्वाइंस के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। नुमिस्मैटिक्स कहते हैं। प्राचीन काल में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के बनते थे। प्राचीन काल में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के बनते थे। भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, जैसे पंचमार्क कॉइन्स भी कहते हैं। तो जो अधिकांशतः चांदी तथा तांबे से निर्मित थे। अधिकांश सिक्के चौकोर
तथा कुछ वर्गाकार एवं गोलाकार थे। आहत सिक्के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में पंजाब तथा हरियाणा के कबीलाई गणराज्यों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें योधे गणराज्य प्रमुख था। ये कह रहे हैं कि आहत सिक्के जो है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में पंजाब तथा हरियाणा के कबीलाई गणराज्यों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें योधे गणराज्य जो है वो प्रमुख था। प्राचीन काल में पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश सांचे जो हैं वो कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं, ऐसा माना जाता है। प्राचीनकालीन सिक्कों की निधियां वर्तमान में कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। प्राचीन काल के आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ के प्रतीक मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर शासकों और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लेखित हैं। प्राचीन भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय हिंदू, यवन, इंडो ग्रीक शासकों को दिया गया है। प्राचीन भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय किस देते हैं? तो हिंदू, यवन एवं इंडो ग्रीक शासकों को दिया गया है, जिन्होंने दूसरी तथा पहली शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया था। कहाँ किया था? पश्चिमोत्तर भारत पे। शासकों से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियों, जिसे व्यापारिक संघ भी कहते हैं, ने भी प्राचीन काल में अपने कुछ सिक्के चलाए थे। जो व्यापारिक संघ था, श्रेणियाँ थी, उसने भी प्राचीन काल में अपने कुछ सिक्के चलाए थे शासकों से अनुमति लेकर। इससे शिल्पकारों और व्यापार की उन्नतावस्था सूचित होती है। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं। सबसे अधिक सिक्के कब मिले हैं? मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के हैं। गुप्त शासकों ने अधिक सोने के सिक्के जारी किए। इससे ज्ञात होता है कि व्यापार वाणिज्य की स्थिति गुप्त काल में समृद्ध थी। अधिक सोने के सिक्के मिले हैं, जारी किए गए, तो इससे ज्ञात होता है कि व्यापार वाणिज्य की जो स्थिति थी गुप्त काल में वह समृद्ध थी। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल की अगर बात करें तो यहाँ पर सिक्के बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि उस समय जो व्यापार है वह शिथिल हो गया होगा। सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक, लेख भी अंकित हैं और ये सभी तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। अभिलेख, रिकॉर्ड्स, इंस्क्रिप्शंस। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र कहते हैं और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों को प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेपी शास्त्र के। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं और इनकी तथा पुराने दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन है उसको पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। अभिलेख पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर फुले होते हैं, जो उस काल के शासन, विचार, समाज इत्यादि के क्रिया कलाप की जानकारी के स्रोत होते हैं। अभिलेखों, मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपत्रों, मंदिर की दीवारों, ईंटों तथा मूर्तियों पर भी मिलते हैं। अभिलेख हैं जो इन सभी पर भी मिलते हैं। समग्र देश में आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे हुए प्राप्त हुए हैं। जो समग्र देश की अगर बात करें आरंभिक अभिलेखों की, तो पत्थरों पर खुदे हुए प्राप्त हुए हैं, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में इस कार्य में ताम्र पत्रों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। पत्थर पर अभिलेख लिखने का कार्य दक्षिण भारत में अत्यधिक प्रचलित रहा। पत्थर पर जो अभिलेख लिखने का कार्य है वो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित था? तो दक्षिण भारत में। वहाँ के मंदिरों की दीवारों पर भी अस्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए हैं। वर्तमान में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित हैं। अभिलेखों का प्रथम साक्ष्य तीसरी शताब्दी
ईसा पूर्व का है, जो प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अभिलेखों का प्रथम साक्ष्य कब का है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगती है और 4वीं-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा है। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं-10वीं सदी में होने लगा। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पेश इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरस नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। देखिए, मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के जो अधिकांश अभिलेख हैं उन्हें कार्पेश इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये संभवतः ऐसी किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं का चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। देखिए, जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी और खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेकिन पश्चिमोत्तर भारत के अतिरिक्त भारत में भिन्न भिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रचार रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिले अशोक के शिलालेखों में यूनानी और अरामाइक लिपियों का भी प्रयोग देखिए। ब्राह्मी लिपि का भी हुआ, खरोष्टी का भी हुआ, बट पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो मिले हैं अशोक के शिलालेख उनमें यूनानी और अरामाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। गुप्त काल के अंत तक देश के प्रमुख लिपि ब्राह्मी लिपि ही रही। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं, लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली। यह बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में उच्च पद पर आसीन अधिकारी था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख राजा के गुणों और कीर्तियों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति अभिलेख है। जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख है वो क्या है? गुणों और कीर्तियों का, जो राजा के गुण होते हैं, उनकी कीर्ति होता है, उनका वर्णन करने वाला प्रशस्ति अभिलेख है। देखिए, ये है प्राचीन शिलालेख। इस तरह के शिलालेख हुआ करते थे। अब देखते हैं अभिलेखों के प्रकार। भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में 4 महत्वपूर्ण अभिलेख जो हैं हमारी सहायता करते हैं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है। अधिकारियों तथा जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेश एवं निर्णयों की सूचना देने वाले अभिलेख। अनुष्ठानिक अभिलेख जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव, शैव इत्यादि संप्रदायों के अनुयायियों द्वारा भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों तथा प्रतिमाओं पर अंकित होते हैं। राजा तथा विजेताओं के गुणों तथा कीर्तियों का वर्णन करने वाली प्रशस्तियों को अभिलेखों के रूप में उत्कीर्ण किया जाता था। दान पात्र, शिल्पियों तथा व्यापारियों द्वारा धर्मार्थ कार्यों को संपादित करने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया जाता था। देखिए, अभी हमने जैसे पढ़ा कि भारत के जो प्राचीन इतिहास को समझने के लिए 4 महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो कौन है? एक वो अभिलेख है जो अधिकारियों तथा जनता के
ये जो सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेश और निर्देशना देने वाले अभिलेख हैं। दूसरा अनुष्ठानिक अभिलेख हो गया, फिर उसे कीर्तियों का गुणगान करने वाला अभिलेख हो गया, और एक दान पत्र जो शिल्पी तथा व्यापारियों द्वारा धर्मार्थ कार्यों को संपादित करने के लिए अभिलेख का उपयोग किए गए हैं। तो इस तरह से 4 हैं। शासकों तथा सामंतों द्वारा किए गए भूमिदान के अभिलेख अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्राचीन भारत की भू-व्यवस्था तथा प्रशासन के विषय में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। महत्वपूर्ण प्राचीन शिलालेख। शिलालेख जगह महत्व। उत्तर मेरूर अभिलेख चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, दक्षिण चेन्नई। उत्तर मेरूर अभिलेख जो है कहाँ है? चेंगलपट्टू, जो कि कांचीपुरम, दक्षिण चेन्नई में है। महत्व इसका क्या है? तो मंदिर स्थापत्य शिलालेख है यहाँ पे, और 7वीं से 9वीं शताब्दी में शासन प्रणाली की यहाँ पे बताया गया है। एरन अभिलेख जो है सागर जिला, मध्य प्रदेश, बीना नदी के किनारे। एरन अभिलेख जो है बीना नदी के किनारे मध्य प्रदेश में है, सागर जिला। सती प्रथा का प्रारंभिक साक्ष्य। सती प्रथा का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो एरन अभिलेख से मिला है। बेस्तनगर अभिलेख विदिशा, मध्य प्रदेश। हेलियोडोरस द्वारा निर्मित अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि का लेख। कुछ शब्द जो है संस्कृत भाषा के इसमें है। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ जो कि गुजरात में है। राजा रुद्रदामन द्वारा लिखित शुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख है। पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख। मेहरौली शिलालेख गरुड़ स्तंभ, उदयगिरी, विष्णुपाद, मध्य प्रदेश जो कि वर्तमान दिल्ली में। मूलतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मित चंद्रगुप्त द्वितीय का द्वारा वंग तथा वाकाटकों पर विजय का उल्लेख है। मेहरौली शिलालेख जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मित है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वंग तथा वाकाटकों पर विजय का उल्लेख इसमें किया गया है। ऐहोल अभिलेख ये बागलकोट कर्नाटक में है, और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की स्तुति तथा हर्षवर्धन पर इसके विजय का वर्णन है। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो कि ये प्रयागराज में है। समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा तथा चंपू शैली का काव्य लेख है, और ये दक्षिण विजय का उल्लेख है। इसमें क्या है? जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है इसमें दक्षिण विजय का उल्लेख है, और ये समुद्रगुप्त के हरिसेन दरबारी जो था इसके द्वारा संस्कृत भाषा तथा चंपू शैली का काव्य लेख है। हाथी गुफा शिलालेख ये कहाँ पर है? तो उदयगिरी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कलिंग शासक खारवेल द्वारा स्थापित है। लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख कहाँ पर है? नेपाल में है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो अशोक द्वारा बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा का उल्लेख है किसमें? लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, मंदसौर जिला में, और यहाँ से वत्स भट्टी द्वारा रचित मिला है, और सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख भी मिला है। अब देखते हैं अभिलेखीय साक्ष्य की सीमाएं। देखिए अभिलेख के बारे में समझ गए, अभिलेख किसे कहते हैं इसके बारे में समझ गए, अभिलेखों के जो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्रोतों के बारे में है, और कैसे कैसे अभिलेख हैं सबके बारे में पढ़ें। अब देखते हैं कि अभिलेखीय साक्ष्य की सीमाएं क्या है। तो देखिए तकनीकी सीमा जिसके अंतर्गत लेख इतने हल्के होते हैं जिन्हें पढ़ना कठिन हो जाता है। अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में सही ज्ञान का पता लगाना कठिन होता है, क्योंकि कुछ अर्थ विशेष स्थान या समय काल से संबंधित हो सकते हैं। संभव है कि राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख ही अभिलेख में हुआ हो, जो तत्कालिक सामाजिक राजनीतिक जानकारी के मुख्य आधार हैं। इसमें दैनिक जीवन शैली, कृषि की दैनिक प्रक्रिया का उल्लेख नहीं मिलता है।
अभिलेख जो है वो व्यक्तिगत विशेष से संबंधित होने के कारण उन्हीं के इर्द गिर्द सीमित रह जाते हैं, इसलिए उनकी समीक्षा में व्यापक आधार को शामिल करना होगा जिससे अतीत की व्यापक समझ मिल सके। साहित्यिक स्रोत तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अतीत के अध्ययन के लिए अधिकांशतः पुस्तकें हाथ से लिखकर संरक्षित की गई थी जिसे पांडुलिपि कहा जाता है। देखिए, अतीत के अध्ययन के लिए अधिकांश तो जो पुस्तक है वो हाथ से लिखी गई थी और हाथ से लिखे हुए जो है उसे पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। भारत में पांडुलिपियों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखी हुई प्राप्त हुई हैं। वहीं मध्य एशिया में ये मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर मिलती हैं। देखिए, ये कह रहा है कि भारत में जो पांडुलिपियाँ मिली हुई हैं वो भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखी हुई प्राप्त हुई हैं। वहीं अगर मध्य एशिया की बात करें तो वहाँ पे मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर मिलती है। अधिकांश प्राचीन ग्रंथ धार्मिक विषयों पर है। अधिकांश जो प्राचीन ग्रंथ है वो धार्मिक विषयों पर है। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं, परंतु इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर तथा नेपाल से प्राप्त हुई हैं। साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: वैदिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथ तथा धर्मेतर ग्रंथ। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, शूद्र साहित्य इत्यादि शामिल है। धार्मिक ग्रंथों में हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों से जुड़ी रचनाओं को स्थान दिया गया है। धर्मेतर ग्रंथों में प्राचीन भारत के रचनाकारों की रचनाओं को स्थान दिया गया है। प्रमुख पुरातात्विक साहित्यिक स्रोतों का वर्णन निम्न है। अब इनके बारे में देखते हैं। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में वेद सबसे महत्वपूर्ण है। वैदिक साहित्य की अगर बात करें तो इनमें वेद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। वहीं अथर्ववेद, यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना जो है वो 1000 से 500 ईस्वी पूर्व में हुई, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की संस्तुतियाँ हैं। ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की संस्तुतियाँ हैं, परंतु बाद के वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक था। ये वेदांग शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष हैं। वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनमें से प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दिक प्रचुर साहित्य विकसित हुए हैं। यह साहित्य गद्य में नियम रूप में लिया गया है। संक्षिप्त होने के कारण यह नियम सूत्र कहलाते हैं। संक्षिप्त होने के कारण क्या कहलाते हैं? नियम सूत्र कहलाते हैं। राजाओं के द्वारा 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान सूत्रों में वर्णित है। गृह सूत्रों में जात कर्म, अनुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। श्रौत सूत्र और गृह सूत्र दोनों की रचना लगभग ईसा पूर्व 600 से 300 के आसपास हुई थी। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विधिक प्रकार के मापों का विधान वर्णित है। ज्यामिति और गणित के अध्ययन का आरंभ वहीं से होता है।
धार्मिक ग्रंथ महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ प्रतीत होता है। धार्मिक ग्रंथ में यह है कि महाभारत जैसे कि रामायण और प्रमुख जो पुराण हैं उनका अंतिम रूप से संकलन कब माना जाता है? 400 ईसा पूर्व के आसपास प्रतीत होता है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास की कृति माना जाता है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास की कृति माना जाता है। इससे 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास होता है। महाभारत में पहले 8800 श्लोक थे और उसका नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है। अंततः महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए और तदनुसार यह सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। वर्ष 1919 में संस्कृत विद्वान V.S. सुकंथाकर के नेतृत्व में महाभारत की समालोचना परियोजना की शुरुआत की गई। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 हो गए और अंततः 24,000 श्लोक हो गए। रामायण की रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई। तब से यह 5 अवस्थाओं से गुजर चुकी है और इसकी 5वीं अवस्था ईसा की 12वीं सदी में आई है। जैनों और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। बौद्ध ग्रंथों को अंततः ईसा पूर्व 2री सदी में श्रीलंका में संकलित किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिकेतर ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। इनका विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे थे। बुद्ध के पूर्व जन्मों की वे कथाएं जातक कहलाती हैं और प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी ईस्वी सन तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। जन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। जन ग्रंथों की जो रचना है वो प्राकृत भाषा में हुई थी और ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। जैन ग्रंथों से महावीर कालीन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है। धर्मसूत्र, स्तुतियाँ तथा टीकाएँ मिलकर धर्मशास्त्र का निर्माण करती हैं। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। धर्मेतर साहित्य सूत्र लेखन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी व्याकरण है, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 8 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है, जिसमें दूसरा और तीसरा खंड अधिक प्राचीन है। दूसरा और तीसरा खंड जो है वो अधिक प्राचीन है। अर्थशास्त्र के अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। अर्थशास्त्र के जो अधिकरण है उनकी रचना विभिन्न लेखकों ने की है। इस ग्रंथ के वर्तमान रूप जो है ईस्वी वर्ष के आरंभ में दिया गया। अर्थशास्त्र के प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अर्थशास्त्र के जो प्राचीनतम अंश है उससे मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र के उदाहरण मिलता है और समझ में आता है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी की टीका महाभाष्य लिखी। महाभाष्य किसने लिखा है? तो पतंजलि ने लिखा है और यह अष्टाध्यायी की टीका है। पतंजलि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमुख रचनाकार तथा वैयाकरण थे। कालिदास ने
अनेक काव्य और नाटकों की रचना की, जिनमें सबसे प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसमें गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन परिलक्षित होता है। दक्षिण भारत में संगम साहित्य का संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ, हालांकि इनका अंतिम संकलन 6ठी सदी में हुआ था। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, जो 8 एटतौके अर्थात 8 संकलनों में विभक्त है। पद 100 के समूहों में संग्रहित है, जैसे पुरनानुरु 12 के 4 शतक। मुख्य 2 समूह हैं, पट्टिनेनकिल कनक्कु 18 निम्न संग्रह और पाठ 10 गीत। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि ये लौकिक कोटि के अंतर्गत आते हैं। संगम साहित्य की तुलना होमर युग के वीर गाथा काव्यों से की जा सकते हैं, क्योंकि इनमें भी युद्धों और योद्धाओं के वीर युग का चित्रण है। संगम ग्रंथों में उल्लिखित 4 राजाओं के नाम दानकर्ताओं के रूप में इनकी ईसा की पहली और दूसरी सदी के दान पत्रों में भी आए हैं। अब देखते हैं प्राचीन भारत की जो प्रमुख रचनाएं हैं किनके द्वारा की गई हैं। रचनाकार रचनाएं विज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरा की रचना की है। दाएं भाग के रचनाकार जिमुतवाहन हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम एवं ऋतुसंहारम के रचनाकार कालिदास हैं। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम के रचनाकार विशाखदत्त हैं। विक्रमांक देवचरित के रचनाकार कौन हैं? बिल्हड़। विक्रमांक देवचरित के बिल्हड़। हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट। हर्षचरित के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक। मृच्छकटिकम के शूद्रक। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार मेरुतुंग। सिद्धांत शिरोमणि के रचनाकार कौन है? तो भास्कराचार्य। और मिलिंद पन्नो के रचनाकार नागसेन। उत्तर रामचरित के रचनाकार भवभूति। कीर्ति कौमुदी के रचनाकार सोमेश्वर। कीर्ति कौमुदी के रचनाकार कौन है? सोमेश्वर। अब देखते हैं विदेशी विवरण के बारे में। विदेशी विवरण। विदेशी यात्रियों ने प्राचीन भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण विवरण दिया है, जिसमें यूनान, रोम, चीन तथा अरब के यात्री शामिल हैं। इनका वर्णन निम्न प्रकार है। यूनान एवं रोम यात्रियों के विवरण। भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती। उसके लिए पूर्णतः यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन सेंड्रोकोटस, जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से उल्लेख किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उद्धरणों के रूप में ही सुरक्षित है, जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। इंडिका से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। ईसा की पहली और दूसरी सदियों के यूनानी और रोमन विवरणों से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। भारत तथा रोमन साम्राज्य के मध्य होने वाले व्यापार की वस्तुओं की भी जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए प्रचुर सामग्री मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी की रचना किसी अज्ञात लेखक ने 80 और 115 ईस्वी के बीच में की थी। इस पुस्तक से लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार की जानकारी मिलती है। टॉलमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक रचना की। ज्योग्राफी नामक पुस्तक रचना किसने की? टॉलमी ने की। ये 150 ईस्वी के आसपास की थी। प्लिनी की नेचुरल
हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में रचित है। इसमें हमें भारत तथा इटली के मध्य होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। जो प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका है, इससे भारत तथा इटली के मध्य होने वाले व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्रियों के विवरण। चीन से आने वाले यात्रियों ने बौद्ध विहारों, स्थलों तथा भ्रमण करते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। फाहवान 399 से 414 ईस्वी पहला चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहवान जो है वो पहला चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, गुप्त काल के समय। फाहवान ने अपनी रचना फू क्योंकी में तत्कालीन भारतीय समाज, धर्म तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया है। इसने पाटलिपुत्र की यात्रा की तथा मौर्य शासक के राज दरबार के अवशेष की चर्चा की है। वेनशांग 629 से 645 ईस्वी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। देखिए, फाहवान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, या वेनशांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसकी रचना सियुकी में तत्कालीन समाज का श्रेष्ठ विवरण मिलता है। इसे यात्रियों का राजकुमार, हर्षवर्धन को यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स कहा जाता है। इसने भारत को यूनतू अर्थात चंद्रमा का देश कहा है। भारत को क्या कहा है? यूनतू अर्थात चंद्रमा का देश, लैंड ऑफ मून्स। इत्सिंग ने अपनी भारत की यात्रा के दौरान अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया है। इसके सामाजिक तथा धार्मिक विवरण अधिक प्रभावशाली हैं। इतिहासविद नीलकंठ शास्त्री ने हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखकर दक्षिण भारतीय इतिहास को उजागर किया है। केपी जायसवाल ने वर्ष 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक में भारतीय गणराज्यों के अस्तित्व को प्रमाणित किया। ब्रिटिश इतिहासकार एवं संस्कृतविद A.L. बॉशम ने वर्ष 1951 में द वंडर दैट वॉज इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। D.D. कौशाम्बी वर्ष 1960 से 1966 ने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक में भारत के इतिहासविद का वर्णन किया है। इनके विचार एशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन वर्ष 1965 के द्वारा प्रकाशित हुए थे। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व समझते हैं। महत्व के बारे में तो भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम स्थल रहा है। भारत जो है वो अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम स्थल रहा है। प्राचीन काल में प्राक आर्य, इंडो आर्यन, यूनानी, शक, होड़ और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना आवास बनाया। प्राचीन भारतीय इतिहास में पाली और संस्कृत के बहुत से शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित भावनाओं और संस्थाओं के द्योतक हैं, वे लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हिंदू आर्य भाषाओं में प्रचलित फाहा, नौका, खंती आदि शब्द मुंडा भाषाओं से लिए गए हैं। संपूर्ण देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश नाम दिया गया है और इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया है। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपने राज्य का विस्तार करने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया गया है। ऐसे राजा चक्रवर्ती कहलाते थे। विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में है। विदेशी जो है वो सर्वप्रथम सिंधु तटवर्तियों के संपर्क में है और इसलिए उन्होंने पूरे देश को सिंधु या इंडस नाम दिया। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। हिंद शब्द जो है वो संस्कृत के सिंधु से निकला है और कालक्रमण यह देश इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट हैं। यह फारसी और अरबी
भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का कार्य करती थी। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ जो पूरे देश में व्याप्त हो गई। महत्वपूर्ण पुस्तकें तथा उनके रचनाकार। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन थे? विशाख दत्त। राजतरंगिणी का कल्हड़। कथा सरित सागर सोमदेव। कामसूत्र के रचनाकार वात्स्यायन। प्रश्नोत्तर मल्लिका का अमोघ वर्ष। स्वप्न वासवदत्तम का भाष। बुद्ध चरित का अश्वघोष। नाट्य शास्त्र का भरत मुनि। विक्रमोर्वशीयम रघुवंशम का कालिदास। अमरकोश का अमर सिंह। पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता का वराहमिहिर। सूर्य सिद्धांतम का आर्यभट्ट। पंचतंत्र का विष्णु शर्मा। नीति शास्त्र के रचयिता कौन है? तो कामंदक। इंडिका का मेगास्थनीज। लीलावती का भास्कराचार्य। हर्षचरित कादम्बरी के बाणभट्ट। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका का रचनाकार हर्षवर्धन। गाथा सप्तशती का हाल। अष्टाध्यायी का पाणिनि। अब लास्टली है अतिरिक्त तथ्य। ये तमिलनाडु बोर्ड एवं NIOS से जो मेन पॉइंट्स लिए गए हैं उनके बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसा हुआ। उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व में अनुसंधान संबंधी धार्मिक ग्रंथों की बहुलता पाई जाती है। इन्हें ही सूत्र के रूप में जाना जाता है। बौद्धिक धार्मिक साहित्य के अंतर्गत पिटारों की रचना की गई जिन्हें त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक कहा गया। धर्म से इतर बौद्ध साहित्य में जातकों का महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ दी गई है। मनुस्मृति महत्वपूर्ण प्राचीनतम धर्मेतर धार्मिक विषय से अलग साहित्य है जो चोरी, व्यभिचारी, अपराध आदि पर प्राचीनतम न्यायिक संहिता है। ब्रिटिश काल के दौरान इसे अनुवादित कर भारतीय विधि संहिता कोड का आधार बनाया गया था। दक्षिण भारत में शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय जैसे महाकाव्य प्रमुख धर्मेतर साहित्य की श्रेणी में आते हैं। सिक्के आर्थिक इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। कार्बन 14 एक विकिरणशील कार्बनिक पदार्थ है जो कि सभी प्रकार के जीवधारियों में पाया जाता है। जीवधारियों की मृत्यु के बाद यह तत्व निश्चित दर पर नष्ट होता रहता है जिससे उस जीव का काल निर्धारित करने में सहायता मिलती है। जिंद अवेस्ता एक फारसी या ईरानी ग्रंथ है जो इंडो फारसी भाषा बोलने वाले लोगों तथा देवताओं के बारे में उल्लेख करता है। इसमें भारत के उत्तर पश्चिम भाग का भी उल्लेख दिया हुआ है। इसमें भारत के उत्तर पश्चिम भाग का भी उल्लेख मिलता है। गाथा सप्तशती सातवाहन राजा हाल द्वारा रचित एक प्राकृत पाठ है। गाथा सप्तशती जो है वो सातवाहन राजा हाल के द्वारा रचित एक प्राकृत पाठ है जो कि दक्षिण भारतीय राज्यों के समाज के विकास पर प्रकाश डालता है। तोल्काप्पियम की बात करें तो यह संगम युग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो यह चैप्टर ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।